एक ऐसा शहर है, मुझे कभी नहीं पता था कि शायद मैं इससे मोहब्बत हुई, लेकिन जब मोहब्बत हुई तो बहुत गहरी मोहब्बत हुई। और उसकी वजह यह है कि इसका दिल जो है वो मैं समझ सका। और उस मोहब्बत का जो रिश्ता है मेरा अपना दिल्ली से, वो ऐसे कि जब मैंने स्टडी करनी शुरू करी, एक किताब पढ़ी थी पहले दिल्ली में, बाईस ख्वाजा। दिल्ली में बहुत नॉलेजेबल आदमी दिल्ली का है, वो कहता है कि दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट है। मुझे बड़ी खुशी हुई। नॉर्मली एक आध ख्वाजा होते हैं, जैसे मैं जब जयपुर रहता था तो मैं वहाँ से अजमेर लगभग हर संडे को जाया करता था, और एक ख्वाजा थे, बहुत थे मेरे लिए। तो मुझे पता है 22 ख्वाजाओं की चौखट है, तो मेरा दिल बड़ा अंदर से ना बहुत खुश हुआ कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है। खैर, इन 22 ख्वाजाओं की उस किताब के ताल्लुक से जब मैंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि दिल्ली 22 ख्वाजाओं के लिए मुझे एक जगह पता चला। दिल्ली में एक वक्त करीब 1000 सूफी रह चुके। हमने ये सोचा कि आज यमुना के आसपास उन तमाम सूफियों की दरगाहों को कोशिश करें टच करने की जो यमुना के आसपास बहते। आपको ये जान के शायद हैरत होगी कि एक ज़माने में यमुना इसके आसपास ही बहती थी। और जैसे और उस बात का अंदाज़ा आपको ऐसे लग सकता है अगर आप रिवर्स थिंकिंग करें, जो भी बड़े मॉन्यूमेंट्स होते थे, इवन जब ये मॉन्यूमेंट बना था ना, जैसे ताजमहल था, कहते हैं कि ताजमहल की इंस्पिरेशन हुमायूं का मकबरा है, जबकि हुमायूं का मकबरा जिस जगह से आप बैठी हैं उससे करीब 400-500 साल बाद की चीज़ है। लेकिन ये मॉन्यूमेंट जो बना वो उसी तरह से, जैसे आज यमुना बहती है ताजमहल से, उसी तरह से इसके पीछे से यमुना बहा करती थी। और उससे करीब 400-500 साल पहले जब ये जगह बनी, तो ये जगह दिल्ली की सबसे पहली ऑर्गेनाइज खानकाह थी। क्योंकि इससे पहले अक्सर जो बड़े बुजुर्ग हुए हैं उन्होंने अपनी खानकाहें बनाई नहीं, छोटी छोटी जगहों पे केव्स के अंदर से छोटे छोटे गैदरिंग्स वो बनाया करते थे, और वहाँ से उनकी स्पिरिचुअल टीचिंग चला करती थी। लेकिन जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया यहाँ पे आए तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने कि उन्होंने भी नहीं चाहा था कि ये खानकाह बने, लेकिन उनके एक बहुत बड़े मुरीद ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हम उस कुर्बानी की बात भी करेंगे। तो इसलिए हमने इस जगह को चुना कि एक तरह से पहली ऑर्गेनाइज खानकाह। वैसे तो उसके बाद में मुगल पीरियड में बहुत सी खानकाहें बनी, आप देखेंगे ना, छोटी छोटी बहुत सारी खानकाहें हैं जो मुगल पीरियड में बनी, क्योंकि तब तक चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल हो गई थी, और इवन सूफियों का मिजाज जो है वो बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। लेकिन ये जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे, मेरे ख्याल से पहली ऑर्गेनाइज इतने बड़े पैमाने पर बनाई हुई एक दरगाह है, एक खानकाह है। तो इस खानकाह के बारे में बात करना, और उससे पहले सबसे बड़ी बात जो करना वो ये बात है कि ये खानकाह किसके लिए बनी। कभी मैं सोच नहीं सकता था कि आज जिस सूफी की दरगाह पे हम लोग जाते हैं और उनके सिलसिले से कई बार दुआएं करते हैं, और बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े ओहदेदार लोग जहाँ पे आज आके आते हैं और अपने ना एक तरह से अपने रिस्पेक्ट पेश करते हैं, उस जब मैंने उसकी लाइव स्टडी करी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। और वो जो स्टोरी है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की, बहुत ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जो फादर और मदर थे, वो उन दोनों के जो पेरेंट्स थे बेसिकली बुखारा के थे वो, और बुखारा से हिजरत करते हुए, उस ज़माने में हिजरत बहुत बड़ी चीज़ थी। लोग जहाँ भी उनको लगा कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ है या थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं है, तो लोग वहाँ अपने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाया करते थे। और वो ये रहा था कि जैसे आजकल का माहौल है, अगर आप देखें ना पॉलिटिकल माहौल, उस ज़माने में लगभग वैसे ही था, बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी। जैसे आजकल देखिए ना पूरा मिडिल ईस्ट में लड़ाइयाँ, हर जगह तो लगा जरा ना बमबारी हो रही है, उसी तरह से का माहौल था। लेकिन उस वक्त जो लोग बॉम्बिंग कर रहे थे वो सिविलाइज लोग नहीं कहलाते थे, वो अनसिविलाइज लोग कहलाते थे। हलाकू खान और तमाम लोग जो इनकी जो वो थी, जो मंगोल्स की एक जो आर्मी थी, उस ज़माने में इतनी ईमानदारी थी, आप समझ सकते हैं कि आजकल ना सिविलाइज लोग अटैक करते हैं और बॉम्बिंग करते हैं, और बहुत ही पढ़े लिखे लोग जो बहुत बड़े खतरनाक मारने पीटने की चीज़ें ईजाद करते हैं। उस ज़माने में इतनी ईमानदारी थी कम से कम कि जो लोग अटैक करते थे और इस तरह की कुखार कुरेजी करते थे, उनको हम लोग हलाकू और मंगोल कहा करते थे। तो उस ज़माने में मंगोल्स का एकदम दहशत पूरे मिडल ईस्ट और आज जहाँ रशिया उस तरफ पूरे इलाके में थी। तो लोग धीरे धीरे माइग्रेट करते थे, तो बहुत से लोग, कई वेव्स ऑफ माइग्रेशन हुई। तो बेसिकली जो इनके पेरेंट्स थे, अगर आप देखेंगे इनको, तो ये अरबियन ओरिजिन के हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था अरब में, जब जितने भी बहुत ज़्यादा सूफी किस्म के लोग थे और जितने भी बहुत ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड लोग थे, और खासकर वो लोग जिनका प्रॉफिट की अपनी फैमिली से ताल्लुक़ था,
उनको वहाँ के राजा लोग बहुत ज़्यादा प्रोसिक्यूट करते थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि एक राजा जो है उसका काम है लोगों की खिदमत करना और लोगों का टेक केयर करना, ना कि पावर वील्ड करना। ये बात वहाँ के हुक्मरानों को पसंद नहीं थी। इसीलिए अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो करबला का वाक़या हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जो टॉप फैमिलीज थी, जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन फैमिलीज थी, धीरे धीरे वहाँ से माइग्रेट करने लगी। और माइग्रेशन का जो फर्स्ट वेव था, लोग अरबिया से अफगानिस्तान, ईरान और जो आज के रशिया कहते हैं उसके आसपास बहुत सारे कंट्रीज वहाँ आए। तो इनके पेरेंट्स, उनके जो ग्रैंड फादर्स थे, इस तरह से करते हुए अरबिया के होते हुए बुखारा पहुँचे, और बुखारा में काफ़ी दिन तक रहे। लेकिन जब मंगोल्स ने बुखारा में भी आके कुरेजी करनी शुरू करी, तो इन लोगों ने उस वक्त, जैसे आज हिंदुस्तान लकीली हम सब की खुशकिस्मती है कि बहुत ही शांत जगह है, वैसे उस वक्त भी जब दुनिया में बहुत कुरेजी हो रही थी, हिंदुस्तान काफ़ी शांत था, काफ़ी शांत था। जबकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, यहाँ भी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन रिलेटिवली। तो वहाँ से इनके जो पेरेंट्स थे वो बुखारा से चल के इंडिया आए, मुल्तान और लाहौर होते हुए। इनके दोनों के पेरेंट्स जो थे, निजामुद्दीन औलिया के जो मदर थे और फादर थे, दोनों बदायूं आए। इंसिडेंटली बदायूं एक ऐसी जगह है, ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पर जो गौतम बुद्ध से बहुत जुड़ी रही है। इसका बुद्ध, उसका ओरिजिनल नाम है बुद्ध या ऐसे कुछ करके होता था, और बड़ी शांति की जगह है। बहुत सारे वहाँ पे आज भी टीले आपको मिलेंगे। टीलों के अंदर क्या है लोगों को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मोनास्ट्रीज वहाँ हुआ करती थी। एक ज़माने में जब बुद्धिस्ट इंडिया में काफ़ी मजबूत थे, उस ज़माने में ये बहुत ही सुकून की जगह थी, ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हो रखी थी। तो ये बुजुर्ग थे, तो इनकी रूहानी डेस्टिनी ऐसी होती थी कि वो जाया भी ऐसी जगह करते थे जहाँ कहीं ना कहीं पहले भी स्पिरिचुअल काम हो रखा होता था। तो इनके जो पेरेंट्स थे वो बदायूं पहुँचे। आज उसको हम बदायूं कहते हैं, लेकिन ये गौतम बुद्ध के नाम से ये इस जगह का नाम बुद्धायूं या ऐसे कुछ था, और जो चेंज होते होते बदायूं बन गया। कुछ दिन यहाँ पर रहे। निजामुद्दीन औलिया के जो फादर थे वो एक जज थे। उस ज़माने में जो बहुत ही शरीफ और बड़े अच्छे लोग हुआ करते थे, वो उन लोगों को बड़ा शौक होता था कि जज बन जाओ, जिसमें ना लोगों के साथ अच्छाई का फैसला करो। और एक तरह से ये भी एक इबादत का तरीका माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप लोगों के साथ जस्टिस कर रहे हैं। और इस बात का जेनेसिस एक ऐसी सेइंग में हज़रत अली ने एक बार कहा था कि एक सेकंड का जो जस्टिस होता है, एक सेकंड के जस्टिस की आप बात करें या जस्टिस करवाएं, सिर्फ एक सेकंड, वो 70 साल की इबादत से बेहतर होता है। तो जितने भी सूफीज होते हैं वो अक्सर उनकी जो स्पिरिचुअल गाइडेंस होती है वो अक्सर हज़रत अली से और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनसे इंस्पायर्ड होती है। क्योंकि अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रॉफिट ने खुद कहा कि हज़रत अली जो है वो इल्म के बाब है, द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो उस ज़माने में बहुत लोगों के अंदर चाहते कि, क्योंकि होता ये था कि लोग नई नई टेरिटरीज को कॉन्कर करते थे, तरह तरह के लोग वहाँ रहते थे, और जो लोग वहाँ रहते थे वो कई बार नॉन मुस्लिम्स होते थे और तरह तरह के लोग होते थे। तो जो हुक्मरान होता है वो हमेशा बहुत ही सख्त होता है। अब उस हुक्मरान की सख्ती और उससे कहीं ज़्यादा जुल्म ना हो जाए, जुल्म तो होते ही थे, यकीनन होते थे, क्योंकि जिसने पावर ली उसके पास पावर का नशा भी होता है। तो जो लोग, तो एक दूसरा एक पैरेलल सर्किल चला करता था जो सूफियों का और अच्छे लोगों का था, कि जस्टिस को क्रिएट करो। एक तरह से ना, एक समझें कि आप एक कल्चरल और स्पिरिचुअल विंग हुआ करती थी। यार इनके पास तलवार है, ये जिसको पाएंगे काट देंगे, शक सुबह के ऊपर हजारों लाखों लोगों को ये उनका कत्ल कर देंगे। तो जो सूफियों की जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड लोग थे, एक तरह से ये बहुत ज़्यादा उस वक्त एक बहुत बड़ा काम करते थे कामिंग डाउन करने का। क्योंकि जो लोग आजकल के, हम लोग डेमोक्रेसी में कितने इनजस्टिस हो जाते हैं एमएलए और कॉर्पोरेटर से, तो ज़माने में सोचिए लोग एब्सोल्युटली पावरफुल हुआ करते थे। तो एक बहुत बड़ी जमात थी जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली गवर्नमेंट में शामिल ना होना चाहती थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को मॉडरेट करना है तो क्या किया जाए। तो लोग पढ़ते लिखते थे और फिर वो लोग कोशिश करते थे कि हम जज बने। तो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के फादर जज थे और बहुत ही अच्छा काम करते थे, बहुत ही मशहूर थे, बहुत इज्जत करती थी इनकी। और ये चूँकि डायरेक्ट डिसेंडेंट थे प्रॉफिट के, तो इनकी बड़ी इज्जत भी थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन लगभग जब 5 साल के हज़रत निजामुद्दीन औलिया थे तो इनके फादर अल्लाह को प्यारे हो गए। और आजकल के ज़माने में तो डबल एग्ज़ाम का सिस्टम है, तो शायद हमें इस बात का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल होता है कि उस ज़माने में क्या होता होगा। उस ज़माने में फादर लोअर ब्रेड अर्नर हुआ करता था और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल वक्त था। थोड़े थोड़े वक्त में ना चीज़ें एकदम बदल जाया करती थी। एकदम से फादर की जब डेथ हो गई तो इनके घर के मामला थोड़ा
कमज़ोर होने लगे। अब जब घर के मामला कमज़ोर होने लगे तो जाहिर सी बात है एकदम से ये लोग इनकी फैमिली ने सोचना शुरू किया क्या किया जाए। तो निज़ामुद्दीन औलिया की जो माँ थी बड़ी मजबूत शख्सियत थी वो, और उन्होंने इन तमाम परेशानियों को अपने एक तरह अपने रास्ते में आने नहीं दिया। जैसे भी हो सका निज़ामुद्दीन औलिया की अच्छी परवरिश की गई, अच्छी एजुकेशन उनको दिलाई गई। लेकिन बहुत यंग थे, बहुत जीनियस थे ये, लेकिन बहुत यंग थे। उस वक्त इनकी एजुकेशन एक तरह से वहाँ पर ख़त्म हुई और इन लोगों ने सोचा कि बदायूं में तो काम नहीं चलेगा, दिल्ली चलते हैं। क्योंकि दिल्ली जैसे आज की डेट में देखिए, दिल्ली में हज़ारों काम होते हैं, बड़ा शहर है और लोगों की बड़ा शहर है तो बहुत सारे काम होते हैं, कुछ ना कुछ काम मिलेगा, रोजी रोटी चलेगी, गुजारा होगा और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली आए। जब मैं वो पूरी स्टोरी पढ़ रहा था तो सबसे जो दर्दनाक और सबसे इंस्पायरिंग भी जो फेस है निज़ामुद्दीन औलिया की लाइफ का वो है जब वो दिल्ली आए। जब वो पहली बार आए दिल्ली तो वो अपनी फैमिली को नहीं लेके आए और उन्होंने फैमिली घर ही छोड़ी थी कि मैं देख के आता हूँ, एक तरह से रखी जैसे हम लोग करते हैं कि भाई देख के आते हैं क्या माहौल है वहाँ पर। दिल्ली आए वो, और दिल्ली में वो उस ज़माने में एक सिस्टम होता था, होटलों का निज़ाम तो नहीं था, तो गवर्नमेंट चूँकि एज आई टोल्ड यू कि वो तरीका था कि लोग जो है कुछ ना कुछ अच्छे काम भी करते थे, फलाही काम ना, पब्लिक वेलफेयर वर्क करते थे। उस ज़माने में एक सिस्टम था कि लोग बड़ी बड़ी सराय बनाया करते थे। तो निज़ामुद्दीन औलिया आए, सरायों में रहे और कोशिश करी, देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी क्या कहाँ है। उसके बाद दोबारा वो दूसरी बार जब आए तो अपनी बहन और अपनी माँ को भी लेके आए साथ में, और एक तरह से उन्होंने दिल्ली की तरफ माइग्रेट कर दिया। दिल्ली में आने के बाद इन्होंने जो कम से कम 5-6 जगहों पे किराए के मकानात में लोगों की छोटी छोटी जगहों पे रहना शुरू किया। मैंने स्टडी के लिए करीब 5-6 जगहों पे रहे। हम लोग भी माइग्रेंट हैं, दिल्ली में आए हैं, हम लोग 1-2 जगह रहते हैं और हमें लगता है कि ना बड़ा मुश्किल काम है, यकीन मुश्किलात आती हैं ट्रांसफ़र करने में, सारा सामान ये वो। और सबसे अजीब जो इवेंट हुई वो ये थी कि जब शुरुआत में आए तो वो सराय नमक में रहा करते थे, और सराय नमक में कुछ अरेंजमेंट ऐसा था, और वो दिल्ली में रहते थे। वो उस ज़माने में दिल्ली महरोली के कहते थे। तो सराय नमक में एक बहुत ऐसा अरेंजमेंट था कि आप वहाँ पर मर्द रहना अलाउड नहीं था। तो उनकी माँ और उनकी बहन वहाँ रहती थी और वो खुद उसके पास में एक छोटी सी वो हटमैन टाइप का अरेंजमेंट था, उसमें रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने 2-3 जगह चेंज करी, और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बेसिकली इन जो अपनी मदर के साइड में ये एक बड़े रॉयल राजपूत थे, जो पृथ्वीराज के ज़माने से चले आ रहे थे। बहुत सारे राजपूत जिनका दिल्ली पे हुकूमत हुआ करती थी, उनके बहुत सारे लोग जो सल्तनत पीरियड के जो लोग हुआ करते हैं उनकी हुकूमतों में उनके साथ काम करते थे। तो मदर की साइड से ये बहुत मजबूत थे, फादर के साइड से तो अटैक थे, वो भी आर्मी में थे, लेकिन मदर की साइड से वो हिस्टोरिकली बहुत मजबूत थे। एक रावत अर्ज करके हवेली थी, उसको कुछ लोग रावत हवेली भी बोलते हैं, रावल हवेली या रावत हवेली बोलते हैं। तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को कोई रेफरेंस मिला और इन्होंने उस हवेली में रावत बाड़ा या रावत हवेली जिसे बोलते हैं या रावल हवेली, उसमें इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। इनके 2-3 मंजिला हवेली थी। उस ज़माने में 2-3 मंजिला हवेली होना बड़ी बात थी। और वो ये था कि जो रावल साहब थे, जो हज़रत अमीर खुसरो के मामा थे, वो अपनी जागीरों में, 2 मामा थे उनके और दोनों अपनी जागीरों में चले गए थे। जो इमादुल मुल्क जो इनके नाना थे उनकी हवेली थी ये। तो इन्होंने रहना शुरू किया, थोड़ा बेहतर हुआ मामला, लेकिन 2 सालों के बाद ही पता नहीं क्या हुआ, एक दिन एकदम से दोनों मामा वापस आ गए। दोनों फौजी थे, राजपूत थे, मामले उस वक्त बहुत मुश्किल हुआ करते थे। आए तो एकदम से उन्होंने बोला भाई एविक्शन, जगह नहीं है, एकदम कोई स्पेस नहीं है। वो वाक़या पूरा बड़ा दर्दनाक है। उस ज़माने में इनके पास बहुत वसाइल तो नहीं थे, लेकिन किताबें बहुत थी। 1-8 हफ्ते के अंदर शायद उन्होंने उनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वक्त दिए हुए खाली करने के लिए बोला। और उस ज़माने में थोड़ा स्लो चलती थी लाइफ, आज की तरह नहीं था। और इतने ये नहीं थे कि हम कोई बात नहीं हम कर लेंगे, हम होटल में, मैं एक बार शिफ्ट हुआ, होटल में शिफ्ट हो गया निज़ामुद्दीन में, हमने कहा चलो मज़ा आएगा, निज़ामुद्दीन बस्ती में इसी बहाने रहेंगे। खूब घूमते थे और खूब स्ट्रीट फूड खाते थे, लेकिन वो ज़माना मुश्किल था उनका। तो इन्होंने अपनी किताबें निकाली और किताबें निकाल के किसी जगह पर रखा उसको, और जिस रात किताबें इन्होंने निकाली और किताबें रख के उन्होंने उस मकान को खाली किया, बदकिस्मती देखिए उस जगह की कि उसी रात उस जगह में आग लग गई। और शायद आपके साथ मैं ढूंढूंगा वो जगह, दिल्ली गेट के पास वो जगह है। दिल्ली गेट का जो बुर्ज है
मुझे एकदम याद नहीं आता, आपके साथ मैंने काफ़ी फोटोग्राफी की उस जगह की। दिल्ली गेट जो था ओल्ड मेहरौली का, दिल्ली गेट के पास 2 बड़े बुर्ज थे, उस बुर्ज से लगी हुई इनकी बहुत बड़ी हवेली थी। खैर इसे कहते हैं आप इसे प्रोविडेंस की अपनी तरीके से ना बचाने की बात समझिए। इनको ये बच गए, इनकी फैमिली बच गई, लेकिन वो हवेली नहीं रही। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 2-3 लोगों, एक शादी साहब थे और एक कॉबलर था। उस ज़माने में लोग जो हैं हम लोग अभी पढ़ते हैं तो लिखते हैं सल्तनत टाइम को हम लोग बोलते हैं ना कि वो स्लेव पीरियड था, बिकॉज द रूलर्स वर स्लेव। बट बेसिकली उस ज़माने में लोग जो है ना अपने कारोबार के नाम से जाने जाते थे। तो पहले एक कागजी उस ज़माने में हुआ करते थे, आज से 600 साल पहले समझिए। एक कागजी ने इनको अपने छोटी सी घर में जगह दी, तो उस कागजी के साथ रहे। फिर एक कसाब ने इनको जगह दी। ये वहाँ रहे ना बहुत देर, जहाँ पे अब जमाली तमाली मस्जिद जी, उस जगह पे रहे बहुत देर, उसी एरिया में जो घर वर सब बने हैं। हाँ, उसी एरिया में। हाँ, तो बताया ना उस जमाने में तरह तरह के लोग हुआ करते। तो पहले एक कसाब ने इनको जगह दी, फिर एक कागजी ने जगह दी। कागजी कहते हैं जो कसाब कहते हैं, जो कसाई होते हैं ना, वो उनका बड़ा बिजनेस था, बड़े थे, बेहतर कंडीशन थी। दिल्ली का कसाई भी, आज भी दिल्ली का कसाई मेरा एनएफसी का है, मुझसे बड़ा आदमी है, बहुत बड़े मकान आते हैं उनके, है ना। तो बिजनेस के लोग हैं, नौकरी करते नहीं हैं, पैसे बहुत हैं, लेकिन बाद आदमी था, उनको समझा इन्होंने और उनको जगह दी। फिर उसके बाद एक कागजी, उस ज़माने में वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस, उस ज़माने में भी लिखने पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत प्रीशियस एक ट्रेड थी कागज़ बनाने वालों की, बिकॉज कागज़ इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था जितनी आसानी से आज अवेलेबल है। तो एक कागजी ने जगह दी, कागजी बहुत बड़ा आदमी था, उसने भी छोटी सी जगह दी। ऐसे करके काम चलता रहा। हुआ ये फाइनली कि इन्होंने छोटे मोटे अरेंजमेंट करके काम चलता रहा। एक दिन ये 2 तालाबों का जिक्र आता है, शायद हौज शमसी में बैठे थे। एक साहब ने बोला कि शायद हौज खास में बैठे थे। उस वक़्त हौज खास इस तरह का नहीं बना हुआ था, और ये एक तरह से ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, किस तरफ अपना फाइनल रेजिडेंस बनाऊं। उस वक्त उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली कि आप अपना मकान ग्यासपुर की तरफ बनाएं। जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को ग्यासपुर कहते थे, शायद गयासुद्दीन बलबन के नाम पे। क्लियर नहीं पता है कि किसके नाम पे था, लेकिन मोस्ट लाइकली वो बलबन की पीरियड के आसपास की बात है, शायद गयासुद्दीन बलबन के नाम पे। जी। और वो जो आज की जो निजामुद्दीन बस्ती है वहाँ पर एक महल भी था, जिसे लाल महल बोलते हैं, जो काफ़ी कब्जा हो चुका है। और वो बड़ी खूबसूरत जगह थी। वन ऑफ द अर्लीस्ट डोम स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं दिल्ली में बना है। जो सबसे पहला जो गुम्बद पर वो वही उस लाल महल में था, जिसपे आज आप जिसको गुम्बद को आप देख सकते हैं कभी आप वहाँ जाएँ, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर काफ़ी डिस्ट्रॉयड और इम्प्रूव्ड है। इस तरह से निजामुद्दीन औलिया साहब यहाँ पे आए, इस जगह पे काम शुरू हुआ और बहुत दिन तक रहे। बहुत लंबी चौड़ी बड़ी खूबसूरत कहानी है इस दिल्ली की। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर भी उन्होंने ऐसा मकान नहीं बनाया, वो सिंपल तरह से रहते थे। और उन्होंने यहाँ पे जब काम शुरू किया, बहुत सारे लोग धीरे धीरे आने लगे, स्पिरिचुअल उनकी इनलाइटनमेंट बढ़ता गया। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास खाने को 2-1 दिन से फाका था, खाने को कुछ नहीं था, और एकदम से कोई आदमी आया, उसने कुछ खिचड़ी का मिक्सचर उनको दिया। तो उन्होंने अपने एक साथी को बोला कि खिचड़ी चढ़ा दीजिए। उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई, खिचड़ी बनी, पानी में उबाल के नमक में खिचड़ी बनाई गई। जब खिचड़ी बनी, एकदम से एक फ़कीर बाहर आ गया। उस फ़कीर ने बोला, निजामुद्दीन क्या है तुम्हारे पास, लाओ। अब सोचिए, जो आदमी 1-2 दिन से फाका कंडीशन में हो, उससे कोई बोले कि भाई, उन्होंने तुरंत अपने जो साहब के साथी थे उनको बोला कि साहब इनको पेश किया जाए। गरम हंडिया थी, और उस वक्त जो हंडिया भी थी वो भी मिट्टी की हंडिया थी। उन्होंने जैसे ही पेश किया, वो फ़कीर, वो भी कोई डिफरेंट ही चीज़ थे जिसके बारे में आपको पता चलेगा। तो उन डिफरेंट फ़कीर साहब ने क्या किया, गरम गरम खिचड़ी हाथ से उठाई और खाना शुरू कर दी। नॉर्मली हमारा आप दे ना ठंडा करके फूक के खाते हैं, और फटाफट वो पूरी खिचड़ी खा गए। नॉर्मली फ़कीरों का तरीका है कम खाते हैं, शिकम शेर हुए कभी नहीं खाते, पेट भर के कभी नहीं खाते, लेकिन उन साहब ने झमाझम खाई और शुरू कर दी। अच्छा, सूफीज़म का एक तरह जो पाथ है पूरा आपकी बहुत सारी टेस्टिंग करता है, बहुत सारे आपके इम्तिहानात होते हैं। ये भी एक तरह से इम्तिहान था। बड़े सब्र से, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने फिर भी ये खिचड़ी उनको खाने दी, और खाने के बाद उन्होंने हड़िया तोड़ दी। मतलब एक तरह से ना वो कलंदर टाइप के आदमी थे। अक्सर जो हमारे आप जैसा आदमी बड़ा गुस्सा हो जाए, क्या बदतमीजी है, खाया पूरा खा गए, सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं। तरीका ये होता है जब आप खाते हैं तो आसपास के लोगों को पूछते, उन्होंने कुछ नहीं पूछा।
लेकिन हड़िया तोड़ने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी दुआ दी। उन्होंने बोला कि निज़ामुद्दीन, तुम्हारी स्पिरिचुअल पॉवर्टी को तुम्हारे पीर शेख फरीदुद्दीन गंजशकर ने ख़त्म की थी, लेकिन जो दुनियावी पॉवर्टी थी तुम्हारी चल रही थी। तुम स्पिरिचुअली बहुत इनलाइटेंड हो गए थे, लेकिन तुम्हारी परेशानियां यहाँ बहुत थी। तुम्हारे पास सामान नहीं था, तुम्हारे पैसे नहीं थे, तुम्हारे पास खाने को नहीं होता था। आज ये जो हंडिया थी ना, गरीबी की हंडिया, मैंने तोड़ दी। और बहुत दुआएं दी उनको। वो दिन था और उसके बाद से इतनी बरकतें होने लगी, इतने लोग तमाम किस्म के गिफ्ट लेके आने लगे कि निज़ामुद्दीन साहब की इसी खानकाह में जहाँ बैठे, इसी के आसपास जहाँ पर उनका छोटा सा छप्पर का एक जो हुजरा हुआ करता था, वहाँ पर हज़ारों लोग खाने लगे। ये जिस जगह पे आप बैठे हैं, ये इतनी कन्फाइंड सी जगह नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त निज़ामुद्दीन थे वो कई 100 साल पहले, इसके पीछे आपको दिख रहा है ना, तो इसके पीछे बहुत सारा इसका स्पेस हुआ करता था इस पूरी जगह का। और यहाँ पर फिर धीरे धीरे लंगर चलना शुरू हुआ और हज़ारों लोग लंगर खाया करते थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ था कि थोड़ी थोड़ी दूर पे बड़े सायादार पेड़ लगवा दिए थे, जिसमें शेड हुआ करती थी। उन पर चबूतरे बना दिए थे। जो लोग आते हैं हमारे से मिलने या जो लोग राहगीर हैं, उन चबूतरों पे बैठें। और सायादार पेड़ और फलदार पेड़, फल आएंगे तो उससे भी लोग खाएं, अपनी भूख मिटाएं, आसानियाँ हों। और सायादार पेड़ हर चबूतरे पे उस वक्त पे उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया था कि 2 लोगों को वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट किया था। एक ये, जो भी लोग आते हैं, अगर कोई आदमी परेशान ज़्यादा हो तो उसकी हेल्प करो, और दूसरा, अगर किसी तरह की परेशानी हो या उसको कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनको गाइड करो। तो इस इलाके में पूरा एक तरह से ओपन यूनिवर्सिटी एक तरह करती थी, और बहुत दूर दराज से लोग आने लगे और काफ़ी यहाँ मामला अच्छा हो गया। उसी वक्त ज़ियाउद्दीन वकील नाम के एक बहुत बड़े उनके वो थे, साथी भी थे और उनके भक्त भी थे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि बहुत से लोग आते हैं, बहुत से और लोग भी आना चाहते हैं, ये छप्पर का मकान, ये जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा इससे कुछ बेहतर इंतजाम किया जाए। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि नहीं, ये तरीका नहीं है सूफियों का ये सब करना, अच्छा नहीं है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। काम तो चल रहा है ना, हमारा काम है लोगों को खाना खिलाना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, वो चल रहा है। क्या ज़रूरत है इतने ये सब कंक्रीट, सीमेंट और ना पत्थरों की इमारतें बनाने की। लेकिन वो बहुत जिद हुए, बहुत गजिद हुए। जब बहुत गजिद हुए तो उन्होंने एक बात बोली कि हमने जो स्टडी करी है, जो अपना ये कहते हैं एक तरह से वो लोग स्पिरिचुअल एनालिसिस करते हैं सिचुएशन का। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जो हमें पता चला, उनको पता चल गया था कि जो आदमी भी इस जगह पे कोई चीज़ परमानेंट या कंक्रीट स्ट्रक्चर टाइप का बनाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो ज़ियाउद्दीन वकील साहब ने कहा कि मौत तो सबकी एक ही आनी है, और एक हम जो हमारा विश्वास है, एक वक्त सबका मौत का मुतय्यन है, डिसाइडेड है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और बहुत उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की, तो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है, एक तरह से होना था ये। उन्होंने उनको इजाज़त दी। कुछ दिनों में बहुत खूबसूरत सी खानकाह बन के तैयार हुई और इसकी बाउंड्री वगैरह बनाई गई और बेहतरीन इंतजाम हो गया। जिससे, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बहुत सारा जो गल्ला अनाज जो स्टोर किया जाता था, वो एलिमेंट्स का शिकार होता था। कभी बारिश आ गई, कभी धूल आ गई, कभी धूप आ गई। ये खानकाह उस जगह वो कहते हैं जहाँ कोई सूफी रहता है और एक तरह से स्ट्रक्चर, हॉस्पाइस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और जैसे मोनास्ट्री जिसे कहते हैं ना, आश्रम। हाँ जी, हिंदी में जिसे आश्रम बोलते हैं। तो छोटी सी जगह हुई, वहाँ गुरु बैठे हैं, जो पीर बैठे हैं, और उनके साथ जो आने जाने वाले लोग हैं। तो खानकाह में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, वहाँ पर नहाने धोने का इंतजाम, अक्सर वहाँ पर बावली या कुआं होगा। वहाँ खाने पीने का इंतजाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर वक्त आते जाते लोग रहेंगे। लंगरों का इंतजाम। तो चिल्ला, आई विल कम टू चिल्ला। सो बेसिकली चिल्ला का उसे कहते हैं जहाँ पर 40 डेज की एक स्पेशल प्रेयर होती है, तो चिल्ला बोलते हैं। तो एक ऐसी, तो लोग छोटी छोटी एंशिएंट टाइम से आज तक प्रेयर करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। लोग सेक्लूजन चाहते हैं। तो जब ये खानकाह बन गई, इतनी बड़ी, हज़ारों लोग आने लगे दुआएं कराने के लिए और उनसे लर्निंग के लिए, तो यकीनन थोड़ा सा ना वो सेक्लूजन नहीं मिलता है। तो अक्सर जैसे आप ये निश देख रहे हैं, आप ये तो छोटा सा देश है, ऐसे बड़े बड़े निश जब कॉर्नर्स बना लेते थे लोग और उसको चारों तरफ से बंद कर लेते थे, जब वो मेडिटेट करना चाहें तो आसानी से दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर सकें, माइंड को ब्लाइंड कर सकें, और जो एजुकेशन लेनी है उनको या जो प्रेयर करनी है वो कर सकें। तो चिल्ला का स्पेशली अपॉइंटेड कॉर्नर या प्लेस होता था, जो अक्सर केव नुमा होता था, क्योंकि एंशिएंट टाइम से प्रॉफिट्स और जितने भी इस टाइप के मैसेंजर्स हैं वो केव्स टाइप की जगह में अक्सर ये मेडिटेशन करते आए हैं। तो उसी को रिक्रिएट करते थे। एक तरह से ये पुरानी जो एंशिएंट ट्रेडिशन है उसको रिवाइव का, या छोटी सी केव लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, उसमें बैठ के you shut yourself off from the people and the society and for time being everything around you and then you meditate। तो चिल्ला का जो आगे आप जो देखा ना, अभी हम दिखाएंगे आपको, वहाँ चिल्ला का है।
ये खानका है एक तरह से। अब इसको चिल्लगा इसलिए कहते हैं कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस तरह से बन गई, सब हो गया, और फाइनली ये हुआ कि जब इस चिल्लगा का जो इनाग्रेशन हुआ बड़ा इंटरेस्टिंग है। करीब 400-500 असरफियाँ सोने की लोगों को, गरीबों को बांटी गई, खाने लंगर का इंतज़ाम हुआ, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कव्वाल बुलाए गए। वो भी काम शुरू हुआ। जब कव्वाली शुरू हुई तो ज़ियाउद्दीन वकील साहब जिन्होंने इस जगह को बनाया था, एकदम से वो ट्रांस में चले गए। कव्वाली हुई और बहुत ही ज़बरदस्त उनको अजीब सा स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन सा हुआ, एकदम से वो ट्रांस में चले गए। और उस ट्रांस में जाने के 2-3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। ज़ियाउद्दीन वकील साहब की जो वो है कब्र है, वो इस चिल्लगा से हम सामने निकलेंगे, राइट साइड में एक कब्र है जिसमें फूल वगैरह चढ़े थे, आपने देखा होगा, ये उनकी कब्र है। तो इस तरह से चिल्लगा अपने एग्जिस्टेंस में आया। बहुत ज़बरदस्त काम हुए यहाँ से, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे राजाओं ने यहाँ पे आने की कोशिश करी। निज़ामुद्दीन औलिया ने अपनी टिपिकल जो चिश्ती सिस्टम है कि यार हम लोगों की खिदमत के लिए बने हैं, राजाओं से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें रात पाट से दूर रहना है। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा बड़ा जो रूलर था, आने की रिक्वेस्ट करता रहा। उनके 2 बच्चों को उन्होंने ज़रूर अपना शागिर्द बनाया उनकी माँ की रिक्वेस्ट पे, लेकिन बाकी ज़्यादा लोगों से मिले नहीं, कभी गए नहीं। और लेकिन आम आदमी के लिए जगह खुली होती थी, बहुत लाइव, बहुत ही स्पिरिचुअली इनलाइटन प्लेस। और पूरी करीब 60-65 साल की जो है निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में जो ज़िंदगी है, उसका बड़ा पार्ट यहीं पे गुजरा। लेकिन जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने एक जगह पे चूज़ की थी, उस अपनी फाइनल रेस्टिंग प्लेस की तरह से। उस जगह पे जब उनकी कब्र बन गई तो दरगाह वहाँ जब बनी तो वो चीज़, अब चूँकि उनका एक तरह से फाइनल, उनका जो वो एक तरह से ना जो रेलिक है वहाँ पर है, तो उस जगह से लोगों की निस्बतें बढ़ गई और ये जगह धीरे धीरे लेस प्रोमिनेंट हो गई। लेकिन आज भी जो लोग स्पिरिचुअली इनलाइटेंड हैं और जिनको यकीनन बहुत ज़्यादा बैठ के कम वक्त में बड़ी इबादत करनी होती है, वो यहीं पे आते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए वो अब जो रियल मोनूमेंट ऑफ निज़ामुद्दीन इस जो हम लोग जो दरगाह अक्सर हम लोग जाया करते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी इस जगह की। कहते हैं इसी के पीछे एक लंगर खाना हुआ करता था जिसमें कम से कम 3-4 हज़ार लोग डेली खाया करते थे। लेकिन वो निज़ामुद्दीन जो एक माइग्रेंट की तरह दिल्ली आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, जिनको लोग घरों से निकाल दिया करते थे, इतना फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि इनको एक कुछ दिनों बाद इन्हें बुजुर्ग तराश बोलते थे लोग। एक ऐसा वली, एक ऐसा टीचर जो हज़ारों बुजुर्गों को उसने शेप किया है, शेपर ऑफ गुड पीपल। तो पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लोग जो चिश्ती सिलसिले के हैं, उनमें से बहुत से लोग, खासकर करीब 400-500 लोग इन्होंने साउथ में भेजे थे उस ज़माने में यहाँ की आर्मी। तो ये लोग करते क्या थे, जिस तरफ आर्मी जा रही होती थी, इन्हें पता था कि वहाँ मारकाट और जुल्म जाती होना ही है, तो ये अपने साथ के लोग भी भेज देते थे कि भाई थोड़ा सा जाके वहाँ थोड़ा सा रहम दिली, थोड़ी सी इंसानियत भी वहाँ भेजो। क्योंकि तलवार तो अपने आप चल रही है, अपनी बलबूते पे चल रही है, लेकिन इंसानियत भी कहीं कुछ ज़्यादा भाई होता तो था ही, खसारा कुछ न कुछ नुकसान इंसानियत को। तो यहाँ से लेके आप साउथ तक जाएंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े सूफी जो वेनरेटेड हैं, उन्होंने इसी खानकाह के अंदर बैठकर स्पिरिचुअल गाइडेंस पाई है। और वो चिराग जो चिश्ती चिराग जिसे बोलते हैं, वो जो आज जलता है, वो कहीं ना कहीं उसकी पाठशाला, उसकी एक कहते हैं लेबोरेटरी, और उसका एक शेप अप करने का जो प्लेस था वो ये था। हमारी खुशकिस्मती है कि हम आज अपनी इस वॉक की शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैं आपसे हमेशा जितनी भी वॉक्स होती हैं बोलता हूँ कि हम आपको एक तरह से ना एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं। कभी वाकई में वक्त मिले तो अकेले आप यहाँ पे आएँ, एक दो लोगों के साथ में बैठें, वक्त गुजारें, थोड़ी प्रेयर मेडिटेशन करें, देन यू रियलाइज द रियल प्लेस, बिकॉज अभी तो स्टोरी इज गोइंग ऑन। देखिए क्या है नहीं, अब क्या हुआ है कि ये भी एक जगह है एक तरह से। इस कॉर्नर में भी बैठ के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया काफ़ी ना प्रेयर किया करते थे। तो अब जो एक चिराग जलता रहता है लगभग उन हर जगहों पे, या तो जहाँ पर दरगाहें हैं, एक लगातार चिराग जलता रहता है, कंटिन्यूअस 24 आवर्स। अखंड जिसे कहते हैं ना, वो अखंड ज्योति है। ये अखंड ज्योति यहाँ पे चल रही है। और ये कॉर्नर है, आई मीन ये इसका मूल एक कॉनोटेशन है कि एक वो रोशनी जो उन्होंने जलाई थी मोहब्बतों की और तालीमात की, वो जल रही है। बाबा यहाँ के बहुत ही नेक आदमी हैं और काफ़ी इबादत करते रहते हैं। मैं पिछले आज 3 साल पहले भी आया था, कोई नहीं था, बहुत मुश्किल थी, बहुत गर्मी थी, बाबा बैठे इबादत कर रहे थे बैठे।
या अल्लाह जो जिस मकसद से आया अल्लाह सबकी मकसद को पूरा कर और हर मुश्किल को आसान किया अल्लाह, दीन ईमान का साथ ऊपर आना, कुछ लोग ऊपर देख सकते हैं जाके। एक्चुअली हर शाम को ना यहाँ जाके चिराग, ये काफ़ी लंबी चिराग जल रहा है। हुजरा है हजरत निजामुद्दीन औलिया। हुजरा क्या होता है? हुजरा अकेला का कमरा होता है। अच्छा अच्छा, मुझे रोशनी जल रहा है। हाँ ये दिख रहा है इसमें। हाँ ठीक है। तो यहाँ वो इबादत करते थे? हाँ अकेले में इबादत करते थे। वो कमरों का एक पूरा क्लस्टर था जो बच गया है। जो क्लस्टर कमरों का अंदर था वो तो डिमोलिश हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग बड़ी क्यूट बिल्डिंग है। ठीक है, मैं आया था। हज़रत ज़ियाउद्दीन वकील जो इनके कंपेनियन थे और इनके बहुत बड़े आशिक थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके इस खानका को बनवाया था। जहाँ तक कि ये भी बोला गया था कि अगर जो आदमी इस खानका को पक्का कराएगा वो शायद जितना नहीं रह पाएगा। तो ये ज़ियाउद्दीन वकील साहब की दरगाह है। और जैसे मैंने बताया कि खानका का इनाग्रेशन हुआ, इनाग्रेशन में कव्वाली हो रही थी और उस कव्वाली के वक्त ही इनको वज़्द आ गया, एकदम से इनको स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हुआ और 2-3 दिन तक ये जिंदा रहे और उसके बाद इनका इंतकाल हो गया। वो ज़ियाउद्दीन वकील साहब की दरगाह है ये। तो ये भी एज अ दरगाह है कि नॉर्मल मज़ार? In Delhi, luckily we are so blessed that there were so many other, Sufis. But since there are so many big Sufis that, people who do not know would not respect. Otherwise, every companion of, Hazrat Nizamuddin Auliya is a very enlightened and blessed soul. So he is respected. So this entire complex, only this portion has been left out. Now, it was called Khanka. Later on today, just the real point of focus is the Mazar. Therefore, this is called Chillaga. Chillaga. The inside this mosque. This is a small place which was a place where we used to pray a lot. जो अंदर का पोर्शन था अंदर का, ये मेन चिल्ला कहा था, जिसे काफ़ी इस्तेमाल मेडिटेशन और प्रेयर्स के लिए हुआ है। तो चिल्ला किसी भी सेक्लूडेड प्लेस को बोलेंगे? नॉट एसेंशियली चिल्ला का किसी भी सेक्लूडेड प्लेस को कहते हैं। चिल्ला एक प्रेयर होती है जो 40 डेज़ की प्रेयर होती है, जहाँ पर चिल्ला किया जाता है उसे चिल्ला गा कहते हैं। चिल्ला माखूस एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रेयर था जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के जो पीर थे बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ज़्यादा किया है। बहुत मुश्किल होता है और वो जहाँ पर किया जाता है उसे वो अक्सर वेल वगैरह के पास किया जाता है, उसे चिल्ला माखूस कहते हैं। आप राणा भाई किताब पढ़ेंगे, उसमें हमने एक चिल्ला माखूस के प्लेस को भी मेंशन किया हुआ है, आशिक अल्लाह के पास जो है ना। था कि जब मुग़ल बहुत कमज़ोर पड़ गए और उसके बाद सिख आर्मी ने दिल्ली पे अटैक किया कई बार, तो शुरुआत में 5-6 जगह थी, उसके बाद खाना ख्याल से भी ज़्यादा जगह हो गई हैं। जो बाबा बघेल सिंह की जो आर्मी आई थी 30,000 जी, उस वक्त इन्होंने मुग़लों से एक वो किया था, उन बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे मुग़लों के जो अगेंस्ट जब ये सिख आर्मीज़ और सिख रिबेल्स फाइट कर रहे थे, तो उन लोगों ने जहाँ उनको फिर जब मुग़ल्स कैप्चर करते थे तो कईयों को मौत की सज़ा मिलती थी। तो जहाँ जहाँ पर उन लोगों को शहीद किया गया था उस जगहों पे उन्होंने मुग़लों से रिक्वेस्ट करके जगह को लिया और उनके नाम पे उन्होंने गुरुद्वारे बनाए। तो 5-7 गुरुद्वारे ऐसे हैं जो उस वक्त के हैं, जो लेटर मुग़ल पीरियड के हैं। जैसे गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा है और एक गुरुद्वारा आपका वहाँ पे है मन्नू का टीला। तो मन्नू का टीला हम लोग आज जाएंगे।